हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 15 में राजन सीरीज विज्ञान थर्ड पेपर में हमने प्रश्न नंबर 62 तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं क्या करेंगे, चैनल को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 63, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, यानी कि मून इक्लिप्स। इसको कहते हैं मून इक्लिप्स। तो मून इक्लिप्स किसे कहते हैं, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण आपका लगता है अमावस्या के दिन। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब बीच में पृथ्वी रहेगी और उसके बाद आपका चंद्रमा और उसके बाद आपका सूर्य। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है, मूनर इक्लिप्स पड़ता है। ठीक है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। जब पृथ्वी बीच में रहेगी तो चंद्रमा पर ही इसकी छाया पड़ेगी पृथ्वी की। और यहाँ पे सूर्य सूर्य से प्रकाश जा रही है, पृथ्वी पर जाती है। उसके बाद जो जो पृथ्वी का ये जो छाया बनता है ये चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है। यदि चंद्रमा पृथ्वी की परिछाया में, ठीक है, परिछाया और उपछाया मैंने पढ़ाया है, इसके प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिए, वहां पे मैंने इसका लेक्चर डाला है। तो यदि चंद्रमा पृथ्वी की परिछाया में हो तो चंद्रमा कतई दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। जब कंप्लीटली पृथ्वी का जो छाया है चंद्रमा पे पड़ने लगती है और पृथ्वी क्या करता है, ढक देता है चंद्रमा को, तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, कंप्लीट मून इक्लिप्स होता है। यदि चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में हो तो यह भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई देगा। जब क्या होगा, चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की वजह से क्या हो, मतलब पृथ्वी का कुछ ही छाया क्या हो पृथ्वी पर चंद्रमा पर पड़े, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपका दिखाई दे, आंशिक रूप से दिखाई देता है, तो इस स्थिति को आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 64 देखिए। प्रश्न नंबर 64 क्या है, फसलें कितने प्रकार की होती हैं बताइए। फसलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ये क्या है आपका हेडिंग है उत्तर लिखते टाइम। तो फसलों के प्रकार, तो ऋतुओं के अनुसार, आपको पता है भारत में ऋतुओं के अनुसार फसलें बोई जाती हैं। कुछ फसलें क्या होती हैं, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक धूप, और कुछ वर्षा कम धूप और कुछ वर्षा, उसके अनुसार फसलें होती हैं। तो उसी के अनुसार क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करें। देखिए कहाँ पे गया आप लोगों का, एक सेकेंड। हाँ यहाँ में देखिए फसलें। पहला रबी की फसल। तो रबी की फसलें चना, ये एग्जाम में पूछता है बहुविकल्पी में, तो याद रखेंगे रबी की फसल। रबी की फसलें चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, गेहूं, जौ, मेथी एवं आलू है। तो ये क्या है, रबी की फसलें हैं। चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, गेहूं, जौ, मेथी एवं आलू, ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। ये फसलें कब बोई जाती हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सेकंड, खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल है मूंग। खरीफ की फसल है क्या जाएंगे, मूंग, ग्वार, अरहर, लोबिया, मक्का, ज्वार, बाजरा, ढैंचा, सोयाबीन, धान, मूंगफली, कपास तथा जूट हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में माह में बोई जाती हैं। तो खरीफ की फसल यानी कि चावल कब बोया जाता है, तो चावल आपका जून जुलाई में बोया जाता है, उस टाइम खरीफ की फसलें होती हैं। तो चावल के साथ मूंग, ज्वार, ग्वार, अरहर, लोबिया, मक्का, ज्वार, बाजरा, ढैंचा, सोयाबीन, धान, मूंगफली, कपास तथा जूट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जायद की फसल है। थर्ड, जायद की फसल। तो गर्मियों में खरबूज जून तक खरबूज आप लोग खाते होंगे, तरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला आदि फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों को जायद की फसल कहा जाता है।
तो जायद की फसल क्या हो जाएगा? जब ये खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, बोया जाता है, और ककड़ी और लौकी करेला जब हो जाते हैं ये फसलें, तब उनको क्या कहते हैं? जायद की फसल के कैटेगरी में हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं। तो फसल आपका रबी में याद रखेंगे चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, गेहूं, जौ, मेथी, आलू। और खरीफ की फसल क्या हो जाएगा? गेहूं, धान के साथ धान, मूंगफली, कपास, जूट, सोयाबीन, ढैंचा, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, ग्वार, लोबिया, मूंग। और जायद में आपका क्या हो जाएगा? खरबूज, तरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला, ये सब क्या हो जाएगा? जायद की फसल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 देखिए, मृदा या मिट्टी से आप क्या समझते हैं? तो मृदा या मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह बनाता है, ठीक है। मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। मृदा का निर्माण क्या है? लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव चट्टानों पर डालकर उन्हें निर्बल कर देती हैं। ठीक है, मृदा के निर्माण में क्या होती हैं? अनेक बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव चट्टानों पर डालकर उन्हें निर्बल कर देती हैं, जिससे उनके बारीक बारीक कण पृथक हो जाते हैं तथा मृदा का निर्माण होता रहता है। मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ठीक है, मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियों बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती है। रासायनिक शक्तियां चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिकों, जल, वायु आदि से विभिन्न रासायनिक क्रियाएं मिट्टी बनाने में सहायक हैं। इसके अतिरिक्त जैविक शक्तियां भी सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा मिट्टी के निर्माण में सहायता करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 66 देखिए, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। देखिए हेडिंग डालेंगे हम लोग उत्तर, उसके बाद प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसका क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। जो बायोलॉजी बैकग्राउंड होंगे उनको उन्हें के लिए आसान होगा। तो देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है। वहीं यूकैरियोटिक में क्या होता है? पूर्व विकसित केंद्रक होता है। दूसरा, ये आदिम कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं? आदिम कोशिकाएं हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं सुविकसित कोशिकाएं हैं। तीसरा, कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है। कोशिका द्रव्य जो कोशिकाओं के बीच में पाया जाने वाला जेली और ऑयली टाइप का एक चिपचिपा द्रव होता है, उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये पूर्ण कोशिका में फैला रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और कोशिका द्रव्य कोशिका एवं कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। इसमें पूर्ण कोशिका में प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? कोशिका द्रव्य फैला रहता है जो लिक्विड है, और ये कोशिका द्रव्य वाला लिक्विड है ये सेल और कोशिका कला के बीच में सीमित रहता है। उसके बाद चौथा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? केंद्रक कला और केंद्रिका क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और यूकैरियोटिक में क्या होती है? केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होती है। तो आपको याद करना पड़ेगा, ये फैक्ट वाली चीजें हैं। पांचवा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी निकाय, अंतः प्रद्रव्यी जालिका, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। और इसमें यूकैरियोटिक में गाल्जी निकाय, अंतः प्रद्रव्यी जालिका तथा माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। लवक यानी कि प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिका में होते हैं। छठवां, रिक्तिका अनुपस्थित होती है, यानी कि रिक्तिका इसमें नहीं होती है, यानी कि वायर्ड्स नहीं होते हैं, और इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 67, निम्नलिखित के सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा था। तो देखिए सूत्र लिखना है, विरंजक चूर्ण, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं इसको, विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओ है तो ऑक्सी पढ़ सकते हैं। तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और इसका उपयोग कहाँ होता है विरंजक चूर्ण का? तो यह काटन टेक्सटाइल उद्योगों में, लाइनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग होता है।
ठीक है। उसके बाद आप देखिए बेकिंग सोडा। दूसरा बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है। बेकिंग सोडा, इसका स्पेलिंग हो जाएगा BAKING, बेकिंग सोडा। नाम से यह स्पष्ट है, बेक बेक में ये उपयोग होता है। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट यह पेट की अम्लता को कम करने तथा जल की कठोरता को कम करने के लिए प्रयोग होता है। तीसरा धावन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने के लिए होता है ये धावन सोडा। और बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है। धावन सोडा क्या होता है, कपड़े धोने वाला, और बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा। तो यह पेट की अम्लता को कम करने तथा जल की कठोरता को कम करने के लिए प्रयोग होता है। और धावन सोडा क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यानी कि कपड़े धोने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 68 देखिए आपकी स्क्रीन के सामने। मृदा या मिट्टी का उपयोग बताइए। तो मृदा या मिट्टी जीवों के लिए वास स्थान का कार्य करती है। अगर भूमि न रहे तो मनुष्य किस पे रहेगा, या जीव जंतु जो भी जीवित प्राणी है वो कहाँ रहेंगे। तो मृदा मिट्टी जीवों के लिए वास स्थान का कार्य करती है। इसमें केंचुआ, चींटी, देखिए किसान का मित्र क्या होता है, केंचुआ होता है, जो मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, अपने शरीर में क्या करता है, कुतर कुतर के मिट्टी को भुरभुरी और उपजाऊ बनाता है। तो इसीलिए केंचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। तो केंचुआ हो गया, चींटी भी हो गया। चींटी का भी देखते होंगे आप, घर रहता है मिट्टी में, खेतों वगैरह में आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे। तो केंचुआ, चींटी हो गया। दीमक भी देखे होंगे, दीमक भी क्या करता है, अपने आसपास मिट्टी को भुरभुरी बना देता है। दीमक हो गया, सांप हो गया, नेवला हो गया, चूहा तथा लोमड़ी, ठीक है, आदि जंतुओं के रूप में तथा बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, पादप के रूप में होते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त किया जाता है। मृदा का उपयोग भवन निर्माण तथा बर्तन निर्माण में, देखिए जो फाउंडेशन होता है उसमें भी क्या होता है, मृदा डाली जाती है। और बर्तन निर्माण में जो कुम्हार बनाता है मिट्टी के बर्तन, तो बर्तन निर्माण भी किया जाता है। अतः इससे स्पष्ट है कि मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 क्या है, मृदा या मिट्टी कितने प्रकार की होती है बताइए। तो मृदा या मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो हेडिंग डालेंगे मिट्टी के प्रकार। तो देखिए प्रमुख रूप से मृदा या मिट्टी निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो पहला देखिए बलुई मिट्टी, सैंडी ऑयल, सैंडी सॉयल है, ठीक है। तो देखिए बलुई मिट्टी आपका, तो बलुई मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण, आप बालू देखे होंगे तो उसका क्या होता है, कणों के आकार अधिक होने के कारण इनमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है, बलुई मिट्टी, समझ रहे हैं आप। तथा इसके कणों के बीच में वायु अधिक होता है। यानी कि बलुई मिट्टी, मान लीजिए अगर ये मिट्टी है तो इसमें जो बलुई मिट्टी होंगे ऐसे ऐसे इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं, जिससे क्या होता है, पानी आर पार चला जाता है और वायु भी रहेगा जब जगह रहेगा। तो इस मिट्टी में पोषक तत्व तो नहीं पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी की बात हो रही है, सैंडी ऑयल की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चिकनी मिट्टी। दूसरा क्या होता है, चिकनी मिट्टी या क्ले सॉयल। नहीं कहते हैं कि क्ले पॉट बनाया है, कुम्हार क्या बनाता है, क्ले पॉट बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो क्ले मतलब क्या होता है, चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी के कण बारीक होते हैं। तो जो चिकनी मिट्टी होती है उसके कण बारीक होते हैं। इस मिट्टी में सबसे कम छिद्र के कारण, जो चिकनी मिट्टी होती है क्या होती है, इस मिट्टी में क्या होती है, इसके जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत महीन होते हैं। और सबसे कम छिद्र के कारण इसमें क्या होता है, बहुत कम छिद्र होता है, जिसमें पानी का अवशोषण अधिक होता है। यानी कि जब कम जगह यहाँ पर रहेगा इसके कणों के बीच में, इसमें पानी क्या होगा, रुकेगा, रुकेगा यानी कि पानी को सोखेगा। तो अवशोषण अधिक होता है परंतु धीरे धीरे होता है। अतः पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी मानी जाती है। चिकनी मिट्टी में क्या होता है, पानी की अधिकता होने के कारण इसका उपयोग कम होता है। तीसरा क्या आ जाएगा, दोमट मिट्टी। तो लोएमी सॉयल, तो नाम में याद रखेंगे दोमट यानी कि लोएमी सॉयल। तो दोमट मिट्टी बालू, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी एवं गाद के मिश्रण को कहते हैं, ठीक है। तो दोमट मिट्टी क्या आ जाएगा, दोमट मिट्टी आपका हो जाएगा क्या, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी के
मिश्रण को, और इसमें एक क्या मिला देते हैं, गाद, गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं, लॉयमी सॉइल कहते हैं। पांचवा, चौथा देखिए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होती है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से होती है। जो नदी क्या करती है, अपने साथ अवसाद बहा कर लाती हैं, उसके उससे क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। पांचवा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। तो काली मिट्टी ज्वालामुखी शैलों से बनी होती है, जहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं वहाँ पे काली मिट्टी होती है। यह नमी को लंबे समय तक संजो कर रखती है। भारत में यह महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में क्या आता होगा, ज्वालामुखी। मध्य प्रदेश में भी ज्वालामुखी आएगा तभी क्या होगा, काली मिट्टी का निर्माण होगा। तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। यह मिट्टी कपास, गेहूं आदि की फसल उगाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यह मिट्टी कपास, गेहूं आदि की फसल उगाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जहाँ पे काली मिट्टियाँ होती हैं, अगर आपके किसी खेत में काली मिट्टियों की अधिकता है तो वहाँ पे आप क्या बोएंगे, गेहूं बोएंगे। गेहूं क्या होगा, वहाँ पे अत्यधिक पैदावार होगा। तो काली मिट्टी को आप लोग खेती कर सकते हैं। छठवां लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी देखिए रेड सॉयल। तो लाल मिट्टी आग्नेय शैलों से निर्मित होती हैं। यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी आपका कहाँ पाया जाता है, दक्षिण के पठार और पूर्वी भागों में, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तो लाल मिट्टी क्या होती है, कम उपजाऊ होती है, परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं लाल मिट्टी में। सातवां देखिए लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट ये होती है आपका, ये जो भारत का नक्शा है, ये पश्चिमी घाट है। तो ये क्या जाएगा, वेस्टर्न कोस्ट हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार एवं उत्तर पूर्वी राज्य, मतलब यहाँ पे आपका, ये आपका क्या जगह, ये उत्तर पूर्वी राज्य। तो उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु और वर्षा के अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। भारी वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह के पोषक तत्व धुलकर बह जाते हैं, अतः यह मिट्टी कम उपजाऊ है। तो आपका लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट याद रखेंगे, नागपुर के पठार एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में, पहाड़ी प्रदेशों में गर्म जलवायु के कारण क्या होती है, और वर्षा की अधिकता के कारण पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी, और यह कम उपजाऊ होती है। और लाल मिट्टी भी क्या होती है, कम उपजाऊ होती है, लेकिन उसमें उर्वरक वगैरह डाल के आप लोग उसे उपजाऊ बना सकते हैं। आठवां देखिए पर्वतीय मिट्टी, रॉक सॉयल। तो पर्वतीय मिट्टी हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला है, जबकि घाटियों में यानी कि वैली में, ठीक है, यानी कि वैली में यह आवरण अधिक गहरा है। ये पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा, रॉक सॉयल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नौवां। तो नौवां है बलुई दोमट मिट्टी, सैंडी लोमी सॉयल। यानी कि बलुई दोमट मिट्टी बलुई एवं दोमट मिट्टी का सम्मिश्रण है। तो बलुई दोमट मिट्टी क्या हो जाएगा, बलुई दोमट मिट्टी का सम्मिश्रण है। इसमें रेत की मात्रा 60% से 80% तक होती है, यानी कि इसमें बालू की मात्रा 60% से 80% होती है, तथा शेष चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, दोमट मिट्टी नहीं होती है, चिकनी मिट्टी होती है। आलू और मूंगफली की उपज हेतु यह मिट्टी उपयुक्त है। यानी कि आलू और मूंगफली कौन किस प्रकार की मिट्टी के लिए उपयोगी होगा, तो बलुई दोमट मिट्टी में क्या होगा आपका, आलू और मूंगफली अच्छा पैदावार होगा। तो जब भी आपको आलू और मूंगफली बोना रहेगा तो आप कोशिश करिएगा कि बलुई और दोमट मिट्टी होना चाहिए। उसके बाद देखिए 10वां पथरीली मिट्टी, रॉकी सॉयल। तो पथरीली मिट्टी प्रायः पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी के साथ कंकड़ पत्थर भी मिले रहते हैं। तो आपके मिट्टी के प्रकार हो गए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वनडे एग्जाम में पूछता है। तो 10 प्रकार की मिट्टियां हैं, पथरीली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी,
ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी यानी कि लॉयमी सॉयल, उसके बाद चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले सॉयल। चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं? क्ले सॉयल कहते हैं। पहला क्या हो जाएगा? बलुई मिट्टी यानी कि सैंडी सॉयल। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 70, प्रश्न नंबर 70 है, देसी हल का सचित्र वर्णन कीजिए। जो बैल से लगा रहता है, बोया जाता है, गांव में आप लोग देखे होंगे। तो देसी हल का सचित्र वर्णन करना है। तो देसी हल, यह साधारण किस्म का हल होता है। यह भूमि में 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक की गहराई की मिट्टी कुरेद देता है। तो याद रखेंगे, मानक आपको कितना है? 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तथा 5 सेमी से 7 सेमी का चौड़ा मुंह बनता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला क्या होता है? हरीश, परोधा या पाथा। ठीक है, हरीश, परोधा या पाथा, फाल, वज्र, फनी, फल। ठीक है, चौथा क्या था? हथी या मुठिया। पांचवा पचारस या पफाना। छठवां हरित या गोखल या नेतक। सातवां क्या होता है? छड़। तो देखिए याद रखना पड़ेगा, कुछ साइंटिफिक नेम है ये। हरीश, परोधा या पाथा, फाल, वज्र, फनी, फल, हथी या मुठिया, पचारस या पफाना, हरित, गोखल, नेतक, छड़। तो देखिए जो लकड़ी के बने होते हैं, और उसमें क्या होता है? लोहा भी होता है। आप लोग देखे होंगे बैल के साथ जो खेत को जोतते हैं। तो ये हत्था है, देखिए ये हत्था है। ये मुठिया यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे पकड़ करके, और देखिए कूड़ा है। ये आपका खूंटी है, देख लेंगे स्ट्रक्चर इसका। ये आपका फनी है, ये आप देखिए फनी है। देखिए ये चित्र आपको याद रखना पड़ेगा, इसको कोई ट्रिक नहीं है। तो एक दो बार प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। ये हरीस है, उसके बाद ये फार है। तो ये आपका फार हो गया, ये हरीस हो गया। हरीस में क्या आपका जुड़ा रहेगा? ये मुठिया वाला पोर्शन जुड़ा रहेगा। और ये आपका हत्था यहाँ से पकड़ करके दबाया जाएगा, तो मिट्टी को क्या होगा? यहाँ पे मिट्टी कूरे देगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ये वाला, ये जो चित्र है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो चित्र को आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। सेकेंड सेमेस्टर वालों का हेल्प करेंगे आप, इस चैनल को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, वहाँ पे शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।